आवाज आ रही? नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। साथियों, ये समय है 11:04 और ये समय है आपका केमिस्ट्री की पायलट बैच की क्लास का, जो कि चलती है आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। और मेरे मित्र, जैसा कि मैंने कहा था, आज आपकी 2 घंटे की क्लास होगी और ये अंतिम क्लास होगी केमिस्ट्री को लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे गैसेस और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। यानी कि कार्बन के कुछ यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे और गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि गैसों के बारे में। एक रिमेनिंग पॉइंट बच गया था जो कल नहीं हो पाया था, तो उसको भी कवर करेंगे। नमस्कार साथियों, बहुत सारे हमारे मित्र जुड़ चुके हैं। विवेक कुमार, विकुल कुमार, पिंटू मीना, नीतीश कुमार, गढ़किया राहुल और अमित चक्र, सौरभ मिश्रा और पंकज कुमार, ऋषि कुमार, साक्षी आर्या, गोलू कुमार। बहुत बेहतरीन सभी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरे मित्र, और बहुत ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आज की क्लास में आपका सिलेबस पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, है ना। तो चलिए हम पहले गैस के एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप ध्यान रखिएगा। देखिए, आज जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, कार्बन की क्लास है और कार्बन की क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में एक कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, यानी कि कठिन सब्जेक्ट है। तो बहुत ध्यान से प्लीज़ मेरे भाई, मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से आज की ये अंतिम क्लास आप देखो, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को समझो, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है मेरे मित्र, क्लास की शुरुआत की जाए। अगर आप सभी रेडी हो तो एक बार जय हिंद लिख के हमें सूचना कर दो, ताकि हम 2 घंटे का अनवरत सेशन आपके साथ प्रारंभ कर सकें। ठीक है मेरे भाई, चलिए। ठीक है। अरे विकुल कुमार, नाम तो ले लिया यार, नाम लेने में क्या रखा। कुछ ऐसा करो कि दुनिया तुम्हारा नाम ले, हमारे नाम लेने से क्या होगा बताओ। ठीक है मेरे भाई, जय श्री राम। कृष्णकांत गुर्जर। चलिए मेरे भाई, अगर हम शुरुआत करेंगे तो गैसेस के लिए एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया था, उसको देख लेते हैं। क्या रह गया था गुरुजी? अगर हम बात करें तो एक आदर्श गैस का कॉन्सेप्ट रह गया था मेरे मित्र, तो उसको कवर करते हुए चलते हैं। यानी कि आदर्श गैस। देखो, आदर्श गैस क्या होती है? वास्तविकता में इस दुनिया में आदर्श नाम की कोई चीज नहीं है, तो आदर्श गैस कैसे होगी? लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट आया है मेरे मित्र, तो उसको समझेंगे जरूर। ठीक, अगर हम बात करें आइडियल गैस किसे कहेंगे? आइडियल गैस कहेंगे किसे? आदर्श गैस किसे कहेंगे? ठीक है, आदर्श गैस। ठीक है सर, क्या होती है आदर्श गैस, बता दीजिए। देखो मेरे मित्र, अगर आदर्श गैस के बारे में बात की जाएगी तो आदर्श गैस वो गैस है, वो गैस है जिसके मध्य, जिसके अणुओं के मध्य, यानी कि जो गैस है उसके अणुओं के मध्य में क्या हो? आकर्षण बल तो हो। अणुओं के मध्य आकर्षण बल हो, आकर्षण बल हो, परंतु वह, परंतु उसका आयतन परंतु उसका आयतन क्या हो मेरे भाई? परंतु उसका आयतन क्या हो? नगण्य हो, ना के समान हो। ठीक, ना के समान हो। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कब हो सकता है? ठीक, और दूसरी चीज, संपीड़ित भी ना हो। क्या हो? संपीड़ित भी ना हो। अगर हम देखें तो इसका सूत्र अगर हम लिखेंगे तो मेरे मित्र, पी वी बराबर एन आर टी होता है इसका फार्मूला। क्या होता है? पी वी बराबर एन आर टी होता है इसका सूत्र। जहां पर हम बात करेंगे मेरे मित्र, पी क्या होता है? प्रेशर होता है, यानी कि दाब होता है। प्रेशर होता है यानी कि
दाब होता है। दूसरा V बराबर क्या होता है, वॉल्यूम होता है, यानी कि आयतन होता है। ठीक है गुरुजी। अच्छा, तीसरा R बराबर क्या होता है, गैस नियतांक होता है, गैस नियतांक होता है। और अगर हम ताप के बारे में बात करें तो ताप होता है टेम्परेचर। ठीक है भैया, टेम्परेचर यानी कि ताप होता है। बोलो कोई समस्या। पी वी बराबर एन आर टी, यहाँ से आप सीख क्या रहे हो कि पी वी बराबर एन आर टी, सब कुछ एक फिक्स वैल्यू पर हो, सब कुछ एक फिक्स वैल्यू पर हो, उसे हम आदर्श गैस कहते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं लिख देता हूं, आदर्श गैस यह एक कल्पना मात्र है, केवल यह एक मात्र कल्पना है, कल्पना है। ठीक है मेरे भाई, कल्पना है। वास्तविकता में यह एकमात्र कल्पना है बस। ठीक है मेरे भाई, दिस इज ओनली, दिस आइडियल गैस इज इमेजिनरी, इसलिए इसके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, इमेजिनरी। ठीक है, ये केवल एक क्या है, वास्तविकता है, मतलब ये एक केवल एक कोरी कल्पना है, वास्तविकता में इसका कोई भी लेना देना नहीं है। बोलो यहाँ तक सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर। कार्बन के लिए शुरुआत की जाए। अगर आप सभी रेडी हैं तो एक बार जय हिंद अवश्य कमेंट करें और हम कार्बन की शुरुआत करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे आखिरी टॉपिक। ठीक है, बताओ क्लियर है, बेहतरीन। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बन। ठीक है भैया, ठीक। एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अमित चक्र, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो कणों की संख्या होगी एन, उसे हम एन कहेंगे। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, चलिए कार्बन की शुरुआत करते हैं। कार्बन हेडिंग लगा लो मेरे भाई, मेन टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बहुत मुख्य टॉपिक और इससे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है रेलवे में, मैं स्पेशली बता रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है गुरुजी, थोड़ा गहनता के साथ समझिएगा, क्योंकि ये वो श्रृंखला है कार्बन की, अगर आपने यहाँ पर एक भी कड़ी छोड़ी तो पूरा चैप्टर हाथ से निकल जाएगा। मैं पहले ही आपको सूचित कर दे रहा हूँ, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, जो आपको लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है उसको नोट्स में लिखते जाना, जो आपको लगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक। चलिए, अगर हम बात करें मेरे मित्र, तो कार्बन के बारे में बात करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ। ये टॉपिक है, हिंदी में इसे कहेंगे कार्बन एवं इसके यौगिक, कार्बन एवं इसके यौगिक। ठीक है गुरु, ठीक। स्पीड में चलिएगा, थोड़ा सा स्पीड को हम मेंटेन रखेंगे, है ना, जिससे हम इस टॉपिक तक पूरा कवर कर पाए। देखो, अगर हम मेरे भाई बात करें तो क्या है कार्बन और इसके महत्वपूर्ण यौगिक, सबसे पहली बात होगी, चलिए अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, बिल्कुल सर, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा मेरे मित्र, बताओ जल्दी से, कमेंट करते रहो। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, 6 होगा, बिल्कुल सर, ठीक, 6 होगा। ठीक, अगर हम इसका विन्यास देखें, इसका क्या देखें मेरे मित्र, विन्यास देखें, यानी कि परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक है 6। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें, विन्यास देखें, अगर हम इसका विन्यास देखें तो विन्यास क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, विन्यास हो जाएगा 2,4। यहाँ से आप क्या समझ पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉन में 2 सेल होंगी, यहाँ पर क्या समझ पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉन में 2 सेल होंगी, और 2 सेल का सीधा मतलब क्या है, देखो नोट बाद में पीडीएफ से कर लेना, अभी केवल जो आपको इंपॉर्टेंट लगे ना उसको उसको रफ में लिख लो बस, नोट पीडीएफ से बाद में कर लेना। मेरे भाई आज समय अपने पास बहुत कम है, इस चीज का विशेष ध्यान रखो। ठीक है, नोट आप बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक, विपुल जी न्यूमेरिकल के लिए आप प्रैक्टिस सेट पे जाया करो यार, प्रैक्टिस सेट में खूब न्यूमेरिकल मिलते हैं आपको, जो भी जरूरी है। ठीक, विन्यास 2,4 हो जाएगा। ठीक, कोई समस्या यहाँ तक? ठीक है सर।
अब दो सेल होंगी यानी कि दो कक्ष होंगे, किसमें, कार्बन में। चलो बना लेते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज फिगर वाइज भी समझते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, हमने मान लिया कि ये भैया एक न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है इसके अंदर। अब इस कार्बन के परमाणु के अंदर दो कक्षाएं होनी चाहिए। चलिए दो कक्षाएं भी बना देते हैं। एक कक्षा ये हो गई, ठीक, और दूसरी एक कक्षा और बनेगी, बिल्कुल बनेगी, ठीक। ये हो गई इसकी दूसरी कक्षा। अब जरा ध्यान से देखो, अब अगर हम बात करें तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए? पहली कक्षा में गुरुजी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों? फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है 2n², यानी कि पहली कक्षा है तो 2 गुणी 1 का घात बराबर कितना आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक। अच्छा, अगर हम दूसरी वाली कक्षा में बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है सर, जाने दो, 1 2 3 4। लेकिन अष्टक का सिद्धांत ये कहता है कि सबसे बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तब कार्बन क्या होगा? स्टेबल होगा। अरे प्रभु, नहीं नोट कर पाए हो तो रहने दो यार, मैं बार बार कह रहा हूं सचिन कुशवाहा, पीडीएफ से नोट कर लेना, आप पीडीएफ से नोट कर लेना। बार बार एक ही चीज का कॉपी पेस्ट कर रहे हो कि आइडियल गैस नहीं नोट कर पाए। आइडियल गैस में कुछ नहीं है मेरे भाई, अभी बाद में नोट कर लेना आप पीडीएफ से। पीडीएफ अवेलेबल होती है ना आपको, क्यों परेशान हो? ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है, कहां पर? कार्बन के आउटर मोस्ट सेल पर, ठीक है। लेकिन अष्टक का सिद्धांत मेरे भाई क्या कहता है? अष्टक का सिद्धांत कहता है कि किसी भी परमाणु को स्थायी होने के लिए, स्टेबल होने के लिए कि कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक। तो अब अगर हम देखें 8 इलेक्ट्रॉन अगर हमें चाहिए तो अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो अगर हम देखें तो कार्बन की संयोजकता यानी कि वैलेंसी कितनी हो जाएगी? वैलेंसी यानी कि संयोजकता कितनी हो जाएगी? संयोजकता हो जाएगी मेरे मित्र, संयोजकता हो जाएगी 4। कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अच्छा, कार्बन के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कार्बन के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे मित्र? वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहरी वाली कक्षा में मौजूद हो उन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? इधर लिख लो बहुत लोग। जो किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद होते हैं, कक्षा में मौजूद होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है मेरे मित्र, कोई समस्या यहां तक? ठीक है। तो अगर हम देखें तो अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए भी लिख देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, इन आउटर मोस्ट सेल। ठीक है मेरे भाई, आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, यहां तक किसी को कोई समस्या? तो अगर हम इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो बाहरी सेल में कितने मौजूद हैं? 4 हैं। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, क्लियर हो गई बात? अच्छा, आइडियल गैस इंग्लिश में भी बता दो। आइडियल गैस मेरे मित्र पीवी बराबर nRT। ठीक है मेरे भाई, नेग्लिजिबल वॉल्यूम जिसमें हो, नेग्लिजिबल वॉल्यूम, ठीक, एंड attractive force is present between the particles. Attractive force present between the particles. Present between particles. ठीक, नो कंप्रेसिबिलिटी,
ठीक है भैया, अंग्रेजी वाले, नो कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, आइडियल गैस कहलाएगी, आइडियल गैस कहलाएगी। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मेरे मित्र बात आती है कार्बन के। कार्बन क्या करेगा मेरे भाई, कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये सबसे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है मेरे भाई, क्या होगा कि कार्बन की संयोजकता 4 है, ध्यान से देखिएगा, कार्बन की संयोजकता क्या है, 4 है। इसलिए 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 कार्बन क्या करेगा, कार्बन कार्बन अधिकतर अधिकतर सभी तत्वों के साथ क्या करेगा मेरे मित्र, बंध बनाएगा, सभी तत्वों के साथ बंध बनाएगा, बंध बनाएगा। ठीक है सर, कोई समस्या नहीं। ठीक, कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए मेरे मित्र। तो वो क्या करेगा मेरे भाई, सभी बंधों के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा कार्बन। क्यों, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना, 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है मेरे मित्र, प्रशांत पांडे जी मैंने कह दिया है, नोट नहीं कर पाए पीडीएफ से नोट करना। और सभी साथी एक बात ध्यान से सुन लो कि जो भी नोट नहीं कर पाया है आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट, वो पीडीएफ से बाद में नोट कर लेना यार। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक है ना, पीडीएफ से आप बाद में नोट कर लेना, कोई समस्या नहीं होगी, पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है ना, बेहतरीन तरीके से आप लिखते हुए चलो। अगर आपको लगे कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो नोट्स में लिख लेना, ना लगे तो आप पीडीएफ से बाद में नोट बना लेना। लेकिन अब दोबारा कमेंट मत करना बार बार कि सर हमारा वो गैस छूट गया, उसको नोट करना है। नोट्स आप बाद में बना लेना, इससे क्लास का टाइम डिले होता है। आप नोट्स बनाओगे, आपका सिलेबस पीछे होगा, हमारा थोड़ी नहीं है। ठीक है ना भाई, बात समझो इसको, क्लियर हो गई बात। तो कार्बन क्या करेगा, सभी तत्वों के साथ बंध बनाएगा। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो क्या लिख सकते हैं, कार्बन्स वैलेंसी इज 4, कार्बन्स वैलेंसी इज 4, वैलेंसी इज 4, so it will make bond with most of the elements, most of the elements। ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत। अच्छा, अब यहां से कॉन्सेप्ट नया जनरेट होता है। किसका कॉन्सेप्ट जनरेट होगा मेरे भाई, अब कॉन्सेप्ट जनरेट होगा दोस्त अब कॉन्सेप्ट जनरेट होगा किसका, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का, यानी कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है गुरुजी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। यानी कि अगर हम इसको देखें तो कार्बन के अपरूप कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे, कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप कहेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत। सबसे पहला कार्बन का अपरूप कौन सा हो जाएगा मेरे मित्र, 3 प्रकार के कार्बन के अपरूप होंगे। पहला हो जाएगा हीरा, यानी कि डायमंड, डायमंड। ठीक है, दूसरा मेरे मित्र क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। ठीक, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन। कोई समस्या। चलिए अब हम एक एक करके इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर हम डायमंड के बारे में बात करें तो यह सबसे कठोर पदार्थ होगा, सबसे कठोर पदार्थ होगा। ठीक है सर, यानी कि हार्डेस्ट एलिमेंट, हार्डेस्ट एलिमेंट। ठीक है सर, कोई समस्या नहीं। दूसरा, अगर हम देखें तो इसका अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होगा मेरे मित्र, अपवर्तनांक उच्च होगा, अधिक होगा, अधिक होगा। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या। ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा, किसका, कार्बन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, हाई होगा। ठीक है गुरुजी,
अच्छा, और एक चीज समझ लो, कार्बन, हीरे में एक कार्बन, हीरे में एक कार्बन, एक कार्बन 4 अन्य कार्बनों के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, 4 अन्य कार्बनों के साथ जुड़ा होगा, साथ जुड़ा होगा। ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ग्रेफाइट के बारे में मेरे मित्र बात करें तो ग्रेफाइट क्या होगी मेरे भाई? ग्रेफाइट कार्बन का दूसरा अपरूप है। और अगर हम देखें तो ग्रेफाइट के कणों में इसमें इसमें कमजोर बल, कमजोर बल जिसका नाम क्या है? ग्रेफाइट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछता है, कमजोर बल अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिक्स में तुमने जरूर पढ़ा होगा, अपवर्तनांक जिसकी वजह से हीरा चमकता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो इसमें कमजोर बल अगर हम बात करें तो वीक फोर्स, वीक फोर्स जिसका नाम वैन डिवाल फोर्स होता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछ सकता है मेरे मित्र, वैन डिवाल फोर्स मौजूद होता है, मौजूद होता है। ठीक है सर, ठीक। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है मेरे भाई? इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है पेंसिल की लीड बनाने में, पेंसिल की लीड बनती है इससे। ठीक है, LED, ठीक है, बनती है। ठीक है गुरुजी, कोई समस्या नहीं। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो अगला कॉन्सेप्ट इसका क्या कहता है मेरे भाई? न्यूक्लियर रिएक्टर में, यानी कि परमाणु रिएक्टरों में, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग होता है, में मंदक के रूप में, मंदक के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है गुरुजी, प्रयोग होता है। कोई समस्या यहाँ तक? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ फ्लोरीन पर। फ्लोरीन का सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा माना जाता है? C60, C60 फ्लोरीन क्या है? C60 फ्लोरीन का, फ्लोरीन का सबसे स्थाई, सबसे स्थाई संरचना है, स्थाई संरचना है। ठीक है सर, संरचना है। अच्छा, इसका अगर हम बात करें तो इसकी आकृति क्या होती है मेरे मित्र? इसकी आकृति, इसकी आकृति, अच्छा अंग्रेजी में भी लिख दें यार, नहीं तो अंग्रेजी वाले परेशान होंगे। देखिए, फ्लोरीन C60 इज द मोस्ट, इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन, ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर हम बात करें तो इसकी संरचना किसके समान होगी? इसकी संरचना, इट्स स्ट्रक्चर लाइक ए फुटबॉल, इट्स स्ट्रक्चर लाइक ए फुटबॉल, लाइक ए फुटबॉल, यानी कि एक फुटबॉल के समान संरचना होगी, एक फुटबॉल की समान संरचना होगी। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर? ये एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। अब यहां से कॉन्सेप्ट असली शुरू होता है, जहां से होती है कार्बन में कंफ्यूजन और कार्बन में समस्याएं। ये तो हो गए एलोट्रोप्स, ये तो बेसिक सी बातें थी। अगर हम देखें एलोट्रोप्स के बारे में, और ये जो पॉइंट आपने देखे, कार्बन की संयोजकता 4 है, कार्बन अधिकतर तत्वों के साथ बंध बनाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये सारा बेसिक था। कार्बन के बारे में एक ब्रीफ सा परिचय दिया गया। अब कार्बन देखो अपने असली रंग क्या दिखाता है, यानी कि कार्बन के टिपिकल कॉन्सेप्ट अब इसके बाद शुरू होंगे। क्या आप सभी रेडी हैं कार्बन के सभी कॉम्प्लेक्स मेथड को समझने के लिए? बोलिए। श्याम सुंदर, शब्द मिल जाएंगे आपको मेरे मित्र, परेशान मत हो, PDF में मिल जाएंगे। ठीक है ना, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। शब्द छोटे हैं, थोड़ा बड़ा लिखें, वो सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। बताइए, रेडी? अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आगे तरफ बढ़े। ठीक है,
देखो, एक मित्र शिवा हैं हमारे, पूछ रहे हैं कि सर जी यौगिकों की संयोजकता कैसे निकालते हैं। ध्यान से समझ लो शिवा, नोट कर लो इस बात को, मेरी बात को। मैं लिखूंगा नहीं, अब लिखने का टाइम नहीं है मेरे पास। देखो, किसी भी यौगिक की संयोजकता यानी कि किसी भी यौगिक के, या अगर हम बात करें यौगिक को हम एक परमाणु की तरह ले लेते हैं, उसमें अष्टक पूरा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब यौगिक है तो दो अलग अलग परमाणु होंगे, तो दोनों परमाणुओं के अष्टक को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसे हम संयोजकता कहेंगे, जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। ठीक है मेरे भाई, जो कॉन्सेप्ट परमाणु पे लागू है वही यौगिक पे लागू है, लेकिन यौगिक पे मेरे मित्र क्या हो रहा है, यौगिक पे एक से अधिक परमाणु है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब शुरू करते हैं हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, यानी कि जैविक यौगिक के बारे में। यहां से बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेडिंग लगा लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कार्बन। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कार्बन के बारे में, यानी कि कार्बन के यौगिक की संरचना, कार्बन के जैविक यौगिक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैविक यौगिक लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जैविक यौगिक। ठीक है मेरे मित्र। अच्छा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कही जाती है। ये क्या कही जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कही जाती है। क्लियर हो गई बात। अब बहुत ध्यान से सुनना, यहां पे मेरे भाई अगर तुमसे एक भी गलती हुई तो पूरा कॉन्सेप्ट चला जाएगा। केमिस्ट्री के सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे कठिन टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है आपके सामने, सब सर्वाधिक कठिन। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक आपके सामने चार्ट बनाने जा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि इसको जैविक यौगिक कहेंगे हम, जैविक यौगिक कहेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें मेरे मित्र तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये दो प्रकार के होते हैं मेरे भाई। ठीक, पहला अगर हम बात करें तो ये हो जाएंगे ओपन चेन कंपाउंड। ओपन, ध्यान से समझिएगा, ओपन चेन कंपाउंड। ये क्या होता है गुरुजी, हमें नहीं पता। ओपन चेन कंपाउंड का मतलब खुली बंद श्रृंखला। क्या होती है, खुली बंद श्रृंखला इसको कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, खुली बंद, बंध है बंध ना कि बंद, बॉन्ड, खुली बंद श्रृंखला। ठीक है सर, चलिए अब देखो, एक तो हो गए ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, अच्छा इनको और क्या कहा जाता है, इनको मेरे मित्र एसाइक्लिक भी कहा जाता है, एसाइक्लिक भी कहा जाता, एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। क्लियर हो गई बात। दूसरा, अच्छा ठीक, अगर हम बात करें मेरे दोस्त, अगर हम देखें तो दूसरा कंपाउंड इसका क्या हो जाता है सर, दूसरा क्या हो जाता है, साइक्लिक आर, साइक्लिक आर क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ये ओपन है तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड चेन कंपाउंड। अब देखना यहां से असली खेल शुरू होगा दोस्त, यानी कि अगर हम इसको देखें तो चक्रीय या बंद, क्या लिख देंगे इसको, इसको लिख देंगे भैया चक्रीय या बंद, बंध श्रृंखला। देखो क्या लिखेंगे, एक तो हो जाएगा बंद, दूसरा, दूसरा होगा भैया बंध। बंध और बंध में अंतर है। बंध क्या है मेरे मित्र, बंध है बॉन्ड और बंध है क्लोज, बंध श्रृंखला। ध्यान से समझना, श्रृंखला। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अगर हम बात करें मेरे मित्र तो अब अगर यहां पर ध्यान से देखें तो ओपन चेन कंपाउंड के भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से,
ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर हम देखें तो ओपन चेन कंपाउंड के कितने भाग होंगे भाई? अगर हम देखें तो इसका हो जाएगा होमोसाइक्लिक कंपाउंड। एक भाग इसका क्या होगा? देखो ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट को समझो, यहां पर फिगर समझ गया तो लगभग पूरा खेल समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। जी गुरुजी, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है गुरुजी, ये बात बताओ हमको। हिंदी में कहा जाता है इनको समचक्रीय यौगिक। क्या कहेंगे इसको? नीचे लिख दूं, चलेगा? ठीक है भैया, समचक्रीय यौगिक। ठीक है गुरुजी, क्लियर है कॉन्सेप्ट? समचक्रीय यौगिक हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम देखें तो अब भाई क्लोज्ड चेन कंपाउंड यानी कि बंद बंध श्रृंखला का भी तो कुछ ना कुछ समीकरण होना चाहिए। यस सर। अगर हम देखें तो साइक्लिक कंपाउंड्स का जो सिस्टम होगा इसे क्या कहेंगे मेरे भाई? इसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहेंगे। ठीक है मेरे भाई, क्या होगा ये होगा मेरे मित्र हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो विषम चक्रीय यौगिक। खत्म? नहीं भैया, अभी का है खत्म? अभी क्यों खत्म? अब देखो, अब इनके भी कंपाउंड ब्रेक होंगे दोस्त, इसके भी कंपाउंड ब्रेक होंगे, इसके भी होंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो कंपाउंड आए, पहला एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, और ओपन चेन कंपाउंड के दो कंपाउंड, एक कंपाउंड आया समचक्रीय यौगिक यानी कि होमोसाइक्लिक, और क्लोज्ड चेन कंपाउंड के यानी कि बंद बंध श्रृंखला का एक आया विषम चक्रीय यौगिक। अब हम देखते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड के कितने भाग होंगे। ठीक है दोस्त, यहां तक क्लियर हो गया? बताओ। ठीक, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। हाँ, ओपन चेन कंपाउंड हो गया। ठीक, और अगर हम ध्यान दें तो सुनिए, ये होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, ये होमोसाइक्लिक जो है पुली बंध श्रृंखला है। अच्छा, अगर हम बात करें तो इसी के दो कंपाउंड है, एक तो ये है और एक ये है। मैं इसको इधर लिख दे रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, एक होमोजीनियस है, एक हेट्रोजीनियस है। ठीक है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और एक है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर हो गई बात यहां तक? अरे खुले में नहीं है प्रभु, ये ओपन चैन में नहीं है, ये साइक्लिक और क्लोज्ड का ही भाग है, ये देखो। ठीक है ना, खुले में नहीं, खुली बंद श्रृंखला नहीं है ये। ठीक है अमित चक्र, क्लियर हो गई बात? ये क्लोज्ड चेन कंपाउंड में है। ठीक, अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें दोस्त तो अब जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है ये दो प्रकार के होंगे। ये कितने प्रकार के होंगे? एक तो होंगे एलिसाइक्लिक, अच्छा, और दूसरे जो होंगे वो होंगे एरोमेटिक। ठीक है, अच्छा, अगर हम देखें तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके दो प्रकार हैं, एक ओपन चेन कंपाउंड है और दूसरा क्या है? क्लोज्ड चेन कंपाउंड है। और क्लोज्ड चेन कंपाउंड के दो भाग हो गए, एक हो गया होमोसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि समचक्रीय यौगिक, और दूसरा हो गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि विषम चक्रीय यौगिक। अब अगर हम बात करें तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड के दो भाग हो गए, एक एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अगर हम बात करें तो एलिसाइक्लिक को हम एली चक्रीय कहते हैं, एली चक्रीय कंपाउंड कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, और एरोमेटिक को हम क्या कहते हैं? खुशबूदार यौगिक। क्या कहते हैं? खुशबूदार
यौगिक, यौगिक। ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में। अब देखो, अगर हम बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड के भी दो भाग हो जाते हैं। एक बेंजीन का, जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा, और दूसरा नॉन बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा। देखो, एक बेंजीन कंपाउंड होंगे, ठीक है, और दूसरा होंगे नॉन बेंजीन कंपाउंड, नॉन बेंजनॉइड कंपाउंड। ठीक है भैया, कोई समस्या अब नहीं होनी चाहिए, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। देखो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कार्बन और उसके जैविक, कार्बन और उसके जैविक के बारे में बात करें तो पहला कंपाउंड क्या हो जाएगा? पहला हमारा हो जाएगा खुली बंध श्रृंखला, और अगर हम बात करें तो दूसरा कंपाउंड क्या हो जाएगा? बंद बंध श्रृंखला। ठीक है मेरे भाई, एक ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा क्लोज्ड चेन कंपाउंड। अगर हम देखें तो क्लोज्ड चेन कंपाउंड के दो भाग हैं। क्लोज्ड चेन कंपाउंड के कितने भाग हैं? दो भाग हैं। पहला अगर हम देखें तो ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, और दूसरा क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। किसका? बंद बंध श्रृंखला का, यानी कि क्लोज्ड चेन कंपाउंड का। तो क्लोज्ड चेन कंपाउंड के दो पार्ट हो गए, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। अगर हम बात करें तो होमोसाइक्लिक क्या कहलाएंगे? समचक्रीय यौगिक कहलाएंगे, और हेट्रोसाइक्लिक कहलाएंगे विषम चक्रीय यौगिक। अगर हम समचक्रीय यौगिक के बारे में बात करें मेरे भाई, तो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एलिसाइक्लिक, यानी कि एली चक्रीय यौगिक, और समचक्रीय यौगिक का दूसरा भाग जो होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, जिसको खुशबूदार यौगिक भी कहा जाता है। अगर हम देखें तो खुशबूदार यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है, एक है बेंजीन कंपाउंड, दूसरा है नॉन बेंजीन कंपाउंड। ठीक, यानी कि एक कंपाउंड ऐसे जिनमें बेंजीन अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, दूसरा नॉन बेंजीनिक कंपाउंड। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर हो गया? अमित चक्र जी, ठीक है भैया? ठीक, कोई समस्या? यहां तक क्लियर हो गया? ये चार्ट क्लियर हो गया? ठीक, अब हम आगे बढ़े। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक अगर क्लियर है तो एक बार यस लिखकर हमें सूचित कर दो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप के होंगे, ओपन चेन कंपाउंड, क्लोज्ड चेन कंपाउंड। क्लोज्ड चेन के दो प्रकार होंगे, एक तो होमोसाइक्लिक यानी कि समचक्रीय, दूसरा विषम चक्रीय क्लोज्ड चेन के। ठीक है मेरे भाई? और अगर हम देखें तो समचक्रीय के दो भाग होंगे, एली चक्रीय और एरोमेटिक। एरोमेटिक के दो भाग हो जाएंगे, बेंजीन कंपाउंड, नॉन बेंजीन कंपाउंड। ठीक है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, हेडिंग क्या लगाएंगे मेरे भाई? एलिसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, ठीक, एलिसाइक्लिक एलिसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, देखो अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा था? एलिसाइक्लिक यानी कि ओपन चेन कंपाउंड। तो अब हम इसका विस्तार करने जा रहे हैं, ओपन चेन कंपाउंड का। ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं। अगर हम देखें तो ओपन चेन कंपाउंड को क्या कहा जाता? खुला बंध श्रेणी, इसको खुला बंध श्रेणी। ठीक है गुरुजी। अगर हम देखें तो खुला बंध श्रेणी, अगर हम इसको लिखें तो इनको इनको एलिफैटिक कंपाउंड भी कहा जाता है। एलिफैटिक
कंपाउंड भी कहा जाता है, कंपाउंड भी कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। अच्छा, खुला बंद श्रेणी यानी कि जो ओपनली स्ट्रक्चर बनाते हो तथा इनमें क्लोज आकृति का, इनमें बंद आकृति का निर्माण नहीं होता, ठीक है भाई, तभी तो ये खुला बंद श्रेणी होंगे, इनमें बंद आकृति का निर्माण नहीं होता, ठीक है मेरे भाई, निर्माण नहीं होता। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिख सकता हूं भाई, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड शेप, दे डू नॉट फॉर्म, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड शेप, क्लोज्ड शेप, ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या यहाँ तक। अच्छा गुरुजी, इनके एग्जाम्पल बताओ। अगर हम बात करें तो इनके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल इनके क्या हो जाएंगे, CH4 यानी कि जिसको आप मीथेन के नाम से भी जानते हो। दूसरा अगर हम देखें तो H3 और CH3 यानी कि CH3 H3C हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड है, ये क्या कहलाएगा मेरे भाई, ये कहलाएगा इथेन, ठीक है, इथेन, ठीक है, कोई समस्या। एक मीथेन हो गया या इथेन हो गया। अगर हम बात करें तो ब्यूटेन भी इसका एग्जाम्पल होगा, मैं ब्यूटेन का भी स्ट्रक्चर बता देता हूं आपको। अगर हम देखें तो ब्यूटेन किसे कहेंगे, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH3 CH और CH3, इसके साथ में एक CH3 कंपाउंड और लग जाएगा, यानी कि जब कार्बन 4 रूपों में मौजूद हो, 1 2 3 4, तो ये क्या कहलाएगा, ओपन ब्यूटेन कहलाएगा। दूसरा, दो कार्बन जब दो CH3 आपस में कनेक्टेड हो यानी कि C2H6 इसका फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है मेरे भाई, C2H6 फॉर्मूला बन रहा है, ये क्या कहलाएगा, इथेन कहलाएगा। मीथेन आपको मालूम है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, CH4, इसे हम क्या कहेंगे, इसे ये सारे कंपाउंड क्या हैं, ये एक बंद आकृति का निर्माण नहीं कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से इनकी संरचना में दिखाई दे रहा है, ये स्पष्ट रूप से इनकी संरचना में दिखाई दे रहा है कि मीथेन हो या इथेन हो या ब्यूटेन हो, ये एक बंद आकृति का निर्माण नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे बंधन हैं जो खुले हुए हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओपन चेन कंपाउंड या खुला बंद श्रेणी। इनको एलिफैटिक कंपाउंड भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एलिफैटिक कंपाउंड भी कहते हैं, एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात, उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़े अगले कॉन्सेप्ट पर, चलिए। अब देखिए, अगर हम देखें तो अब क्लोज्ड साइक्लिक कंपाउंड आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे मेरे भाई, क्लोज्ड चेन कंपाउंड। भाई दूसरा हमारा यही था ना, क्लोज्ड चेन कंपाउंड, ठीक है सर। क्लोज्ड चेन कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, देखो अब थोड़ा सा हम यहां पर आएंगे फिर से चार्ट पर अपने। अगर हम चार्ट को देखें तो दूसरा क्या था, क्लोज्ड चेन कंपाउंड था गुरुजी, क्या था, क्लोज्ड चेन कंपाउंड था, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, क्लोज्ड चेन कंपाउंड को अगर हम समझेंगे तो सीधी बात, सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या आएगा माइंड में, ये बंद आकृतियों का निर्माण करते हैं, ये बंद आकृति का निर्माण करते हैं, बिल्कुल करेंगे, निर्माण करते हैं जी गुरुजी, यानी कि फॉर्म्ड क्लोज स्ट्रक्चर, फॉर्म्स क्लोज्ड स्ट्रक्चर। क्लियर हो गई बात, ठीक है देश, क्लियर हो गई बात, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें तो इनको होमोसाइक्लिक भी कहा जाता है, इनको, और ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, तो इनके स्ट्रक्चर कैसे होंगे, आकृति रिंग जैसी होगी, आकृति रिंग जैसी होगी, रिंग जैसी होगी, ठीक है भाई, यानी कि अगर हम देखें तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है दोस्त, रिंग लाइक स्ट्रक्चर लिखा जा सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें तो तीसरा कॉन्सेप्ट इसका क्या आता है, तीसरा कॉन्सेप्ट आता है मेरे मित्र, अगर हम देखें तो इनको एलिसाइक्लिक भी कहा जाता है, यानी कि
होमोसाइक्लिक भी कहते हैं, होमोसाइक्लिक या और एलिसाइक्लिक भी कहा जाता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है, कंपाउंड भी कहते हैं। कोई समस्या यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक, आराम से ही है यार, है ना, आराम से ही है हिमांशु चौहान, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करो, है ना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बोलो, होमोसाइक्लिक या एलिसाइक्लिक भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए इनके स्ट्रक्चर को समझते हैं हम। अगर हम ध्यान से देखें तो ये स्ट्रक्चर किसका है मेरे मित्र? ये स्ट्रक्चर है साइक्लोप्रोपेन का, साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है, जिसको आप चक्रीय प्रोपेन के नाम से भी जानते हो, चक्रीय प्रोपेन के नाम से भी जानते हो। ठीक है गुरुजी, चक्रीय प्रोपेन के नाम से भी जानते। ठीक है सर, ये उसका स्ट्रक्चर। ठीक, देखो एक बंद आकृति का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा, अगर हम देखें तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर, 1 2, अब साइक्लोहेक्सेन है तो 6 कार्बन आने चाहिए जी गुरुजी, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, अब ये आया 5वां और ये आया 6ठा। ठीक है भैया, देखो बहुत ध्यान से, 1 भुजा, 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, यहाँ पर कितने कार्बन प्लेस हो जाएंगे? 6 कार्बन प्लेस हो जाएंगे। इसे हम क्या कहेंगे? साइक्लोहेक्सेन कहेंगे। क्या कहेंगे? साइक्लोहेक्सेन कहेंगे। अब कहोगे गुरुजी आपने तो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक भी बताया था। ये देखो पहला चार्ट याद रखो भाई हमेशा, क्या बताया था? इसका पहला भाग क्या हो जाएगा? होमोसाइक्लिक यानी कि समचक्रीय होंगे। ठीक है सर, तो समचक्रीय के बारे में समझते हैं, यानी कि जिनके चक्रण एक समान आकृति के हों। लगभग देखिए यहाँ पर अगर जो कार्बन प्लेस होगा वो सारा सिंगल बॉन्ड में कार्बन प्लेस होगा। तो अगर हम देखें तो साइक्लोप्रोपेन हो या साइक्लोहेक्सेन हो, यहाँ पर कार्बन एक ही प्रकार से एक ही तत्व के रूप में समान रूप से मौजूद है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे मेरे भाई? इसको होमोसाइक्लिक लिख लेंगे, होमोसाइक्लिक लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा, ठीक, होमोसाइक्लिक यानी कि अगर हम देखें तो ये समचक्रीय हो गए। ठीक, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक, अब देखो हेट्रोसाइक्लिक के बारे में बात करें तो दूसरा कंपाउंड देखो जिसमें कोई एक हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं? जिसमें कार्बन के साथ कोई एक एक्स्ट्रा तत्व भी आ जाए, जिसमें कार्बन के साथ कोई एक एक्स्ट्रा तत्व भी आ जाए। हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखा है मेरे भाई। ठीक, उन्हें क्या कहेंगे? हेट्रोसाइक्लिक भी कहेंगे। अब देखो हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, अब हेट्रोसाइक्लिक को आप क्या कहोगे? विषम चक्रीय कहोगे और क्या कहोगे? विषम चक्रीय कहोगे। ठीक है, कोई दिक्कत? हेट्रोसाइक्लिक को क्या कहोगे? विषम चक्रीय। और अगर हम बात करें तो होमोसाइक्लिक को हम क्या लिखेंगे? समचक्रीय, समचक्रीय। बोलो, क्लियर हो गई बात? पीछे अगर तुमने चार्ट देखा है तो वहां से भी समझ लेना चाहिए, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया। अब देखो अगर हम देखें तो यहाँ पर मामला क्या है? यहाँ पर क्या है? ये है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात। ठीक है गुरुजी, कोई समस्या नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत? ये क्या हो गए? ठीक, अब देखो यहां पर कार्बन तो मौजूद है लेकिन कार्बन के साथ साथ दूसरा तत्व भी मौजूद। अच्छा, ये तत्व क्या है? टेट्राहाइड्रो, टेट्राहाइड्रो फ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान क्या है? मैं लिख देता हूं हिंदी में, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान।
क्लियर बात है। चलिए अगर हम देखें, अब ये मामला तो हमारा क्लियर हो गया क्लोज्ड चेन कंपाउंड का। अब लेकिन होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक के बाद अब बात आएगी अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। हाँ गुरुजी, बंद श्रृंखला वाले को एरोमेटिक बिल्कुल कहते हैं यार। देखो शिवाजी, इस चीज को यहां से भी समझो। देखो अगर हम देखें तो ये खुली बंद श्रृंखला है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, खुली बंद श्रृंखला के बाद तुमने ये देखा होगा चक्रीय बंद श्रृंखला, जिसका एक भाग था समचक्रीय यौगिक, जिसका एक भाग था समचक्रीय यौगिक। तो समचक्रीय यौगिक का क्या एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है? तुम बताओ शिवा, समचक्रीय यौगिक का एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है यानी कि खुशबूदार यौगिक जो है वो समचक्रीय यौगिक के ही तो भाग हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या? तो अगर हम देखें तो एरोमेटिक को हम क्लोज्ड साइक्लिक कंपाउंड यानी कि बंद बंद श्रृंखला के अंदर रख सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा शिवा? अगर क्लियर हो गया है तो एक बार यस लिख के जरूर हमें सूचित करें। बताओ क्लियर हो गया? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया शिवा? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अज्जू गुर्जर कह रहे हैं सर मेरी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, मेहनत करनी पड़ेगी तभी अच्छी होगी, है ना, तभी अच्छी होगी। थोड़े से मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब बात करते हैं किसके बारे में? ये तो मैंने होमोसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक के बारे में बात की। अब इसका एक प्रकार है एरोमेटिक यानी कि खुशबूदार यौगिक, उसको भी समझते हैं। यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे? एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स यानी कि इनको क्या कहा जाता है? इनको मेरे मित्र कहा जाता है खुशबूदार यौगिक, खुशबूदार यौगिक। ठीक है सर। अच्छा, अगर हम देखें तो ये कहाँ से लिए गए हैं? इट इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एरोमा, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एरोमा। कौन सा शब्द है? एरोमा, जिसका मतलब होता है मीनिंग फ्रेगनेंस, मीनिंग फ्रेगनेंस। ठीक है मेरे भाई। अगर हम बात करें तो यह कहां से लिया गया है? यह एरोमा शब्द से, एरोमा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है सुगंध, जिसका अर्थ है सुगंध। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें तो इसमें बेंजोनोइड और नॉन बेंजोनोइड कंपाउंड होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इनके स्ट्रक्चर्स देख लो, स्ट्रक्चर यानी कि संरचना देख लो, ठीक। अगर हम बात करें तो पहले बेंजीन को बना लेते हैं। संरचना ये मुख्यतः दो प्रकार के होंगे, जिसमें एक में बेंजीन होगा, सर्वाधिक होगा। देखिए अमित चक्र यार, बहुत ध्यान से समझो एक एक कॉन्सेप्ट को, है ना, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, है ना। और एक चीज को विशेष तौर पे ध्यान रखो, कंफ्यूजन मत पालो बेवजह की। हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट मैंने ओपन चेन में लिख दिया था, लेकिन बाद में उसको मैं 4 बार आपको करेक्ट करके बता चुका हूँ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन मत रखो, क्योंकि कंफ्यूजन अगर हो गया तो फिर पूरा कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से समझिए। अगर हम देखें तो संरचना देखें तो अब देखो यहां पर मैंने कहा था खुशबूदार यौगिकों के मुख्यतः 2 कंपाउंड होंगे, 2 भाग होंगे। कौन सा? एक तो बेंजीन, जिसमें प्रमुख घटक होगा बेंजनॉइड कंपाउंड। ठीक है भैया। अच्छा, हिंदी में इसे बेंजनॉइड ही कहेंगे और यौगिक कहेंगे। ठीक है। दूसरा नॉन बेंजनॉइड कंपाउंड होंगे, नॉन
बेंजीनॉइड, यानी कि जिसमें बेंजीन प्रमुख रूप से घटक होगा, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, बेंजीनॉइड कंपाउंड। और जिनमें बेंजीन प्रमुख रूप से घटक नहीं होगा उसे हम नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड कहेंगे, ठीक है भैया, यौगिक कहेंगे। अब देखो इनके स्ट्रक्चर से एक बार आप देख लो। अगर हम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला तो बेंजीन ही घटक बन जाता है, 1 2 3 4 5 और 6। एक ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, और यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, और यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। ये क्या है मेरे मित्र, बेंजीन है, बेंजीन, ठीक है सर। दूसरा अगर हम देखें तो एनालीन का भी कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, एनालीन। अजय सैनी, हम आपके बहुत कमेंट भी देखते हैं आपके टेलीग्राम पे, और आपकी समस्याएं काफ़ी रहती हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझने का प्रयास करोगे तो समझ में आएगा, है ना। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें तो ये तो बेंजीन हो गया। दूसरा अगर हम एनिलीन का स्ट्रक्चर देखें तो एनिलीन का स्ट्रक्चर भी कुछ बेंजीन की तरफ होगा, बेंजीन की तरह होगा, लेकिन इसमें एक अंतर ये होगा कि इसमें NH2 जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, NH2 जुड़ा हुआ होगा। और अगर हम बात करें बेंजीन में जब NH2 को जोड़ दिया जाए, बेंजीन में जब NH2 को जोड़ दिया जाए तो वो क्या बना देगा मेरे भाई, एनिलीन बना देगा, ठीक है। बेंजीन में क्या किया हमने, NH2 को लगा दिया, ठीक, तो ये क्या बना दिया इसने, एनिलीन बना दिया, ये क्या हो गया, एनिलीन। तो अगर आप देखो तो इसमें भी तो प्रमुख घटक बेंजीन है, इसमें भी तो प्रमुख घटक बेंजीन है। अगर बेंजीन नहीं होता तो आप NH2 किस में जोड़ते। तो ये सारे जो कंपाउंड है इनको हम क्या कहेंगे मेरे मित्र, इस प्रकार के कंपाउंडों को बेंजीनॉइड कंपाउंड कहेंगे, बेंजीनॉइड यौगिक कहेंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं जिन पर बेंजीन प्रमुख घटक नहीं होता है, यानी कि नॉन बेंजीनेट कंपाउंड के बारे में। देखिए अगर हम देखें तो अब स्ट्रक्चर देखिएगा, अब स्ट्रक्चर पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगा। अभी तक संरचनाएं समान थी, ठीक, अब संरचना पूरी तरीके से बदलेगी। ऑक्सीजन इसके साथ लगा और इसे क्या कहेंगे, ट्रोपोलोन, ठीक है। अच्छा इसमें भी डबल बॉन्ड होंगे, बिल्कुल होंगे सर। अगर आप देखो इसका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से परिवर्तित है, ठीक है मेरे भाई। ये क्या है, एक फुटबॉल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रोपोलोन कहेंगे। ये कैसा कंपाउंड है, ये नॉन बेंजनोइक कंपाउंड है, नॉन बेंजनोइक कंपाउंड है, बेंजेनोइक यौगिक है। इसमें बेंजीन प्रमुख घटक नहीं है, इसमें बेंजीन जो होगा प्रमुख घटक नहीं होगा, ठीक है मेरे मित्र। इसमें बेंजीन प्रमुख घटक होगा। बेंजीन में ही जब हम NH2 लगा देंगे तो बेंजीन यौगिक बनेंगे, एनिलीन बन जाएगा। दूसरा नॉन बेंजीनोइक ट्रोपोलोन में बेंजीन प्रमुख घटक नहीं है, इसलिए अगर हम देखेंगे तो इसे हम नॉन बेंजीनोइक कंपाउंड कहेंगे, ठीक है मेरे मित्र। अब बात करेंगे हम थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे मेरे मित्र, फंक्शनल ग्रुप। पहले ये बताओ यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। खुशबूदार कंपाउंड के दो भाग हैं मेरे भाई, कौन कौन से, एक तो बेंजीन जिनमें प्रमुख घटक है वो क्या कहलाते हैं, बेंजीनोइड यौगिक कहलाएंगे। दूसरा जिनमें बेंजीन प्रमुख घटक नहीं है वो क्या कहलाएंगे, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा आपने देखा कि बेंजीनोइड कंपाउंड के यानी कि बेंजीनोइड यौगिक के दो प्रमुख संरचनाएं आपने देखी, एक तो बेंजीन की स्वयं
दूसरा, जब बेंजीन के साथ NH2 लगा देते हैं तो उसे एनिलीन कहते हैं। तीसरा, अगर हम बात करें नॉन बेंजनॉइड की, तो यहाँ पर ट्रोपोलोन का स्ट्रक्चर आपने देखा जिसमें बेंजीन पूरी तरीके से मौजूद नहीं है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर? कोई समस्या? ठीक। अच्छा, एक अब बात आती है कि गुरुजी क्या हमें स्ट्रक्चर रटना होगा? नहीं, स्ट्रक्चर से कोई क्वेश्चन नहीं आता। पहली चीज, पेपर में तुम्हारे पायलट बैच में स्ट्रक्चर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, परेशान मत हो। लेकिन तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि वास्तविकता में, अच्छा एक चीज देखो, स्ट्रक्चर से नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए ना भाई, बेंजनोइड यौगिक किस प्रकार का यौगिक है। अगर हम बात करेंगे तो बेंजनोइड यौगिक एक प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड है, यानी कि सुगंधीय यौगिक है। ये तो पेपर में आ सकता है ना भाई। भाई आपसे क्वेश्चन रख दिया कि बेंजनोइड यौगिक या बेंजीन किस प्रकार का यौगिक है, तो एक प्रकार का एरोमेटिक यानी कि सुगंधित खुशबूदार यौगिक है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक क्लियर हो गया? फिगर नहीं आएगा, ठीक है? कोई समस्या? चलिए, अच्छा एक कह रहे हैं कि नॉन बेंजनोइड का सर फिगर थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। चलिए, क्या फिगर में क्या दिक्कत है यार? चलो लो, इसको फिर से बना देता हूं मैं। फिगर में अगर कोई इशू है तो फिर से बना देता हूं। देखो, ठीक है, अभी भी नहीं साफ आया? ये लो, ठीक, चलिए। अब यहां से एक लाइन ये चली जाएगी, ठीक है? अब देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ से एक लाइन ये आई और यहाँ से एक लाइन कुछ ऐसे आके आपस में मिलेंगी, ठीक। अगर हम देखें तो ट्रोपोलोन होगा। क्लियर हो गई बात? अभी बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब स्ट्रक्चर क्लियर है, बड़ा हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। नहीं, एनिलीन और बेंजीन कैसे सेम है? एनिलीन के साथ जब NH2 लगेगा तब बेंजीन बनेगा। हाँ, दो अगर हम बात करें तो एनिलीन बेंजीन का ही एक रूप है। क्लियर हो गई बात? चलिए, अब देखें अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब समझेंगे हम थोड़े से फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है भैया। फंक्शनल ग्रुप जिनको हिंदी में कार्यात्मक समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्यात्मक समूह कहा जाता है। ठीक है गुरुजी, कार्यात्मक समूह किसे कहेंगे? अब जरा ध्यान से समझो। देखो, कार्यात्मक समूह के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कार्यात्मक समूह ये उत्तरदायी हैं। किसके लिए उत्तरदायी हैं? उत्तरदायी हैं किसी भी यौगिक के, किसी भी जैविक यौगिक के, जैविक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है मेरे भाई, रासायनिक गुणधर्म के लिए उत्तरदायी हैं, गुणधर्म के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है गुरुजी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका कॉन्सेप्ट कहना क्या सर चाहते हो आप? देखो, किसी भी जैविक यौगिक के लिए, अभी तुमने जो पीछे पढ़े वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ही पढ़ रहे हो,
अगर हम यहाँ पर देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है, कार्यात्मक समूह जो हैं, अलग अलग कार्यात्मक समूह, किसी में OH लगता है, किसी में COOH लगता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, कार्यात्मक समूह है, इनका सबसे प्रमुख काम क्या है, ये किसी भी जैविक यौगिक के लिए रासायनिक गुणधर्म के लिए उत्तरदायी हैं। और ये रेलवे में आया हुआ प्रश्न है कि किसी भी जैविक यौगिक के लिए निम्न में से रासायनिक गुणधर्मों के लिए कौन उत्तरदायी होता है। 4 ऑप्शन थे, फंक्शनल ग्रुप, एरोमेटिक कंपाउंड, हेलोसाइक्लिक कंपाउंड, और चौथा नन ऑफ दीज। तो अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप लगा पाओगे कि कार्यात्मक समूह जो है और वो किसी भी जैविक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म के लिए उत्तरदायी हैं। चलो ये बात भी तुम्हें समझ में नहीं आई तो तुम ऐसा समझो कि इनका कार्य क्या होता है। ये इनका मेन काम ही यही है कि किसी भी यौगिक गुणधर्म के केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करना। तो अगर हम इंग्लिश में लिख दें इसको तो क्या हम लिख सकते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कोई समस्या, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर हो गई बात, बोलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दीपक सिंह यादव, ये बात मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बता दी, मंडे से आपकी बायो की क्लास होगी। ठीक है मेरे मित्र, यहां तक क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, चलिए अब अगर हम देखें तो देखो, अब कुछ फंक्शनल ग्रुप की PDF मैंने लगाई है, तो ध्यान से समझ लेना दोस्त। कुछ फंक्शनल ग्रुप की PDF मैंने लगाई है। देखो, अगर हम बात करें तो एल्केन्स का फॉर्मूला ये होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा और इसमें हाइड्रोजन बंध जुड़े होंगे। ठीक, अच्छा, इसके साथ में प्रीफिक्स क्या यूज होगा, एल्काइल यानी कि R, और सफिक्स क्या होगा, N। जैसे अगर हम बात देखें तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है गुरुजी, यहाँ पर ये जो बंध लगे हुए हैं, तो ये कितने बंध लगे हुए हैं मेरे भाई, यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 बंध लगे हुए हैं, H H H H। ठीक, यानी कि अगर हम इस पूरे सूत्र को देखें तो ये क्या है मेरे भाई, C2H6 का फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर हम इसी एल्केन में देखें तो मीथेन भी एक फॉर्मूला बन जाता है, CH4। इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये। ठीक, अच्छा, अगर आपको इनमें से अगर देखो पूरे कॉन्सेप्ट याद कर सकते हो तो याद करना, ना याद हो तो बस इतना याद करना कि भैया ये एल्केन है। अच्छा, ये एल्केन है, इनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, बस इतना याद कर लेना प्रभु, इतने से तुम्हारा काम हो जाएगा। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा एल्कीन होता है। ठीक है गुरुजी, एल्कीन में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। देखो, कार्बन कार्बन किससे जुड़े हुए हैं, 2 बंधों से जुड़े हुए, डबल बॉन्ड है। ठीक है, अच्छा, जिसमें 2 बंध होते हैं उन्हें इन प्रीफिक्स यानी कि यहां पर इन पर अंत में क्या लगाया जाता है, अंत में क्या लगाया जाता है, इन लगाया जाता है। और शुरू में क्या लगाया जाता है, शुरू में एल्कीनाइल लगाया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर हम देखें तो इथाइलिन क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और इसमें कितने स्ट्रक्चर है, टोटल 4 हैं। यानी कि इसका फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो C2H4 हो जाएगा कि नहीं होगा यार। ठीक है भाई, C2H4 हो जाएगा ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और 4 हाइड्रोजन इसमें लगे हुए हैं। ठीक है मेरे भाई, हिंदी में भी है यार, ये सब हिंदी इंग्लिश समान चलता है। एल्केन को हिंदी में भी एल्केन ही कहेंगे, अलग कुछ नहीं कहेंगे। जो लोग ये कह रहे हैं ना सर हिंदी में बताइए, तो एल्केन को एल्कीन ही कहेंगे, एल्कीन को एल्कीन ही कहेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। ठीक, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप मैंने लगाए हैं, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है,
ये फंक्शनल ग्रुप आपके साथ में लगे हुए, नाइट्राइल्स हो गए, ईथर हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, है ना, इनको एक बार देख लीजिएगा। अब कहोगे गुरुजी कार्बोक्सिलिक एसिड को हम हिंदी में क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड ही कहते हैं। एसिड की जगह बस कर लो अपनी सुविधा के लिए अम्ल कर लो। अब ये ईथर है, इसको हिंदी में आप ईथर ही कहोगे, ठीक है। ये नाइट्राइल है तो नाइट्राइल ही कहोगे, इसकी हिंदी थोड़ी नहीं बनेगी यार। अब ये वैज्ञानिक से कहो कि इसकी हिंदी क्यों नहीं बनाए, नाइट्राइल है तो नाइट्राइल ही कहा जाएगा इसे, ठीक है। कोई समस्या यहां तक? आगे बढ़ते हैं। हैलाइड्स है, एसाइल हैलाइड्स है, एरीन्स हैं। अगर ये एरीन्स हैं तो एरीन्स ही कहे जाएंगे, ठीक है मेरे मित्र, एरीन्स ही कहे जाएंगे। एरीन्स कह लो, तुम अपनी संतुष्टि के लिए हिंदी में लिख लो। ये अल्कोहल है तो अल्कोहल ही कहे जाएंगे, अल्कोहल ही कहा जाएगा इसको। अपनी संतुष्टि के लिए हिंदी में लिख लो, इनके हिंदी अर्थ नहीं होते। अल्कोहल हो गए। एल्डिहाइड को हिंदी में क्या कहोगे? कोई अलग शब्द है क्या? एल्डिहाइड को एल्डिहाइड ही कहोगे, ठीक है ना। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं। अब इसका स्ट्रक्चर ये है बेंजीन का। क्लोरोपेंटेन का फॉर्मूला ये है CH3CH2Cl, और इथेनॉल का C2H5OH होता है, ठीक। कोई दिक्कत? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्यात्मक ग्रुप है। अब ये कार्यात्मक ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है। बस तुमको इतना याद रखना है कि एल्डिहाइड है तो इसमें कौन सा लगेगा? CHO लगेगा। अल्कोहल है तो क्या लगेगा? OH लगेगा, ठीक है। अगर हम पीछे वाले कॉन्सेप्ट में देखें तो ईस्टर है, ईस्टर के साथ क्या लगेगा? -COOR लगेगा, ठीक है मेरे भाई। अगर ईथर है तो ईथर के साथ क्या लग जाएगा? कार्यात्मक समूह ROR लगेगा। और इन्हीं कार्यात्मक समूह के बारे में, इन्हीं कार्यात्मक समूह की वजह से क्या होता है मेरे मित्र? किसी भी यौगिक, जैविक यौगिक के रासायनिक गुणधर्मों का निर्धारण होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई समस्या यहां तक? बोलो, ठीक। चलिए, हाँ लगना चाहिए। अजय कुमार बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल लगना भी चाहिए, है ना। और भगवान करे लगता रहे। इसके लिए, इससे क्या होगा कि अगर तुमको खराब लगेगा तो इससे आगे बहुत सारे बच्चे हैं जो समझने का तो प्रयास कर रहे हैं। और एक चीज ये समझ लेना, बिना केमिस्ट्री के आप अगर RRB ALP का CBT 1 क्वालिफाई कर जाओ तब हमको बताना। CBT 2 तो पहुंचने की बहुत लंबी बात रही, CBT 1 अगर भी निकल जाए ना आप बिना केमिस्ट्री के, तो आपको दिक्कत, तब आप बात करिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी समझ लो, अब विकल्प नहीं है मेरे भाई, ठीक। आप सोचो क्या केमिस्ट्री को इग्नोर करके आप निकल सकते हो साइड से? नहीं निकल सकते, पढ़ना तो पड़ेगा ना। सर 1 से 10 तक कॉन्सेप्ट ही बताओ कह रहे हैं, सब जो आपके लिए जरूरी है वो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। आप कुछ मत करना, इस PDF को एक बार देख लेना बस। ये 3 PDF हैं, ये सारे फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक। इतना याद कर लेना, इस PDF में अगर आपको प्रीफिक्स याद ना हो, सफिक्स याद ना हो, फिगर याद ना हो, तो क्या याद करना? खाली ये नाम याद कर लेना और इसका फंक्शनल ग्रुप याद कर लेना बस, ठीक। जैसे अगर हम बात करें तो नाइट्राइल है तो नाइट्राइल का फंक्शनल ग्रुप याद कर लेना, बस इसको याद कर लेना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अजय कुमार कह रहे हैं वाह वाह बेहतरीन, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, शानदार जबरदस्त, है ना। और अजय कुमार जी देखिए, अगर आप बेहतरीन है, कहीं से भी पढ़ा होगा आपने, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तभी तो आप बैच खरीद रहे हो। आप इस चीज को क्यों नहीं मान रहे हो मेरे भाई? आप अगर कहीं सिलेक्टेड नहीं हुए तभी आप यहाँ पर क्लास देख रहे हो या कहीं पे भी क्लास देख रहे हो, इसका सीधा मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी रह गई थी। अगर आपने पहले ही परफेक्शन दिखा लिया होता तो आज की डेट में आप सिलेक्टेड होते कहीं ना कहीं। कुछ ना कुछ तो कमियां रही होंगी ना, इसको भी आप प्रैक्टिकल रूप से समझो। अगर आपके अंदर कमी नहीं होती
तो क्या तुम बताओ, जिसका सिलेक्शन हो चुका होगा वो क्यों रेलवे का बैच लेगा? समझ रहे हो ना? यानी कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आप इस बात को मानते हो कि आपके अंदर परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन नहीं है, तभी तो आप पढ़ रहे हो। अगर आपको लगता कि नहीं हमारा तो सब तैयार है, तो आप बैच क्यों लेते? नहीं लेते। इस चीज को समझो, और जब इस चीज को वास्तविकता के साथ समझोगे तभी जीवन में कुछ आगे कर पाओगे। किसी चीज को इग्नोर करके तुम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि तुम्हारे लिए केमिस्ट्री कठिन है, लेकिन हजार और बच्चे जो हैं उनके लिए तो केमिस्ट्री आसान है, उनको तो समझ में आ रही है। और मैं बार बार यही बात कहता हूं कि दिक्कत इस बात से है ही नहीं कि तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, दिक्कत इस बात से है कि और बच्चों को समझ में आ रहा है और वो तुमसे आगे निकल रहे हैं। बात समझ में आई? और बच्चों को जिनको समझ में आ रहा है, तुमको असली दिक्कत तो वो देंगे जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे पेपर में। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, इससे ज्यादा समझाने का समय भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, ये हो गई फंक्शनल ग्रुप की बात। अब हम बात करते हैं होमोलोगस सीरीज। अच्छा, एक चीज ये लिख लो, कार्बन फॉर्म सीरीज। कार्बन फॉर्म्स सीरीज। कार्बन क्या करता है? श्रृंखला बनाता है। कार्बन क्या करता है बाबूजी? कार्बन श्रृंखला बनाता है। कार्बन क्या करता है मेरे भाई? श्रृंखला बनाता है। ठीक है गुरुजी, बहुत ध्यान से समझो। अच्छा, तो पहली श्रृंखला कौन सी होगी मेरे मित्र? पहली श्रृंखला होगी होमोलॉगस सीरीज। क्या होगी? होमोलॉगस सीरीज। ठीक है गुरुजी, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे? सजातीय श्रृंखला कहेंगे। सजातीय श्रृंखला कहेंगे। अच्छा गुरुजी, क्या होती है सजातीय श्रृंखला? हमको एक बात बताओ, सजातीय श्रृंखला होती क्या है? अगर हम बात करें तो ऐसी कोई भी श्रृंखला जिसका कार्बन निर्माण करता है और उसमें एक समान रूप से एक ही कार्यात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप लगता है, एक ही फंक्शनल ग्रुप लगेगा, उसे हम क्या कहेंगे? सजातीय सजातीय श्रृंखला कहेंगे। सजातीय श्रृंखला किसे कहेंगे? कार्बन के कुछ ऐसे यौगिक जिसमें केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप लगता है, उसे हम क्या कहेंगे? सजातीय श्रृंखला कहेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो अगर हम देखें कार्बन के ऐसे यौगिक जिनमें समान कार्यात्मक समूह होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे सजातीय श्रृंखला कहेंगे। अंग्रेजी वाले बच्चे समझ लो, इंग्लिश वाले, यानी कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन which have same functional group। ठीक है भैया, सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है दोस्त। अच्छा, उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो उदाहरण के तौर पर हम लिख लेते हैं C2H6। ठीक है गुरुजी, C3H8। अच्छा, C2H6 को हम कहेंगे क्या मेरे भाई? इसको कहेंगे ईथेन। ठीक, दूसरा C3H8 को हम क्या कहेंगे? प्रोपेन कहेंगे। ठीक है गुरुजी, कोई समस्या नहीं। ठीक, अगला अगर हम देखें तो ब्यूटेन यानी कि C4H10, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? ब्यूटेन कहेंगे। ठीक है सर। ठीक, अच्छा अगर हम बात करें तो पेंटेन के बारे में क्या बनाओगे मेरे मित्र? बताओ। अगर हम बात करें तो पेंटेन बन जाएगा C5H12। क्यों बन जाएगा गुरुजी? हम नहीं मानते। अब देखो, तुम यहां पर देख रहे होगे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अच्छा, इथेन से पहले क्या आएगा? मीथेन आएगा सर, बिल्कुल आएगा। CH4 मीथेन आएगा कि नहीं आएगा? जी सर, मीथेन आएगा। अब देखो यहां पर अंतर क्या हो रहा है? यहां पर आपने अगर थोड़ा सा रीजनिंग का कॉन्सेप्ट लगाना यहां पर कि कार्बन एक एक बढ़ रहा है। पहले एक कार्बन था सिंगल, एक कार्बन था,
फिर 2 कार्बन हुए, फिर 3 कार्बन हुए, फिर 4 कार्बन हुए। हाइड्रोजन कितने बढ़ रहे हैं भैया? हाइड्रोजन कितने बढ़ रहे हैं? पहले 4 हाइड्रोजन थे, फिर 6 हुए, फिर 8 हुए, फिर 10 हुए। यानी कि अगर हम देखें तो 1 कार्बन बढ़ रहा है प्रत्येक में, और 1 क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बढ़ रहा है। यही तो हो रहा है, ध्यान से देखो। 1 कार्बन बढ़ रहा है और 1 क्या बढ़ रहा है? हाइड्रोजन बढ़ रहा है। ठीक है मेरे भाई, 1 कार्बन बढ़ रहा है, मीथेन में 1 कार्बन, इथेन में दूसरा 2 कार्बन, प्रोपेन में 3 कार्बन, ब्यूटेन में 4 कार्बन। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो मीथेन में 4 हाइड्रोजन, फिर इसमें 6 यानी कि 2 की बढ़ोतरी हुई इथेन में, फिर प्रोपेन में 8 यानी कि फिर 2 की बढ़ोतरी हुई, ब्यूटेन में 10 हो गए। तो पेंटेन अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा? C5H12 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? बोलो, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया तो एक बार जय हिंद लिखो भाई, एक बार यस कमेंट करो अगर समझ में आ गया तो। ठीक है, क्लियर होगा? हाँ आएगा भैया, CBT 2 के पेपर 1 में आएगी केमिस्ट्री, परेशान मत हो कि CBT 2 में नहीं आएगी, आएगी। ठीक, और पेपर 2 में मैथ और फिजिक्स आएगी स्पेशल। ठीक है ना? हाँ, हाइड्रोजन 2 बढ़ रहे हैं और कार्बन 1 बढ़ रहा है। ठीक, ऐसी श्रृंखला को क्या कहेंगे हम? सजातीय श्रृंखला कहेंगे। बोलो, कोई समस्या है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो, क्लियर है भाई? यस सर तो बता दो भैया, जिसको समझ में आया हो। सजातीय श्रृंखला, कार्बन के ऐसे यौगिक जिसमें समान कार्यात्मक समूह हो। देखो यहां पर तुमको समानता दिख रही है कि नहीं दिख रही है? एक ही कार्बन बढ़ रहा है और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है, इसमें समानता नहीं दिख रही तुमको। अब जिसको नहीं आ रहा है तो वो तो फिर असंभव है ना मेरे भाई, फिर उसको आएगा भी नहीं, ये भी तो समस्या है। दूसरी, अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म के बारे में, अब हम बात किसके बारे में करेंगे? आइसोमेरिज्म के बारे में। हेडिंग लगा लो, आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म यानी कि इसको हिंदी में समवयवीयता कहते हैं। क्या होती है समवयवीयता? समवयवीयता का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, समवयवीयता क्या है कि इनका आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ठीक है गुरुजी, फॉर्मूला होता है। अच्छा, लेकिन बट कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट। कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट। अच्छा, क्या कहेंगे? यानी कि इनके आणविक जो फॉर्मूले होते हैं, क्या होते हैं मेरे भाई? आणविक फार्मूला क्या होगा? आणविक आणविक सूत्र जो होगा वो समान होगा। अभी देखिएगा, एग्जाम्पल पे ध्यान देना। आणविक सूत्र जो होगा वो क्या होगा? समान होगा गुरुजी, समान होगा, लेकिन लेकिन संरचना अलग होगी। लेकिन क्या होगा भैया? संरचना अलग होगी। संरचना क्या होगी? अलग होगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं देखूं तो ये क्लियर हो गया ना? कहना क्या चाह रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला समान होगा लेकिन संरचना इनकी क्या होगी? अलग होगी। एग्जाम्पल ध्यान से देखना, अभी समझ में आ जाएगा। देखो, अगर हम बात करें तो एक पेंटेन का फॉर्मूला लिखते हैं CH3 CH2 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 और CH3। ये किसका फॉर्मूला है? ये पेंटेन, एन पेंटेन का फॉर्मूला है। पेंटेन क्या होते हैं गुरुजी? जिनमें 5 कार्बन हो। जिनमें 5 कार्बन हो वो पेंटेन, जिनमें 4 कार्बन हो वो ब्यूटेन, जिनमें 3 कार्बन हो प्रोपेन, जिनमें 2 कार्बन हो
ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात? क्लियर है दोस्त? चलिए देखो, पेंटेन के बारे में अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, पेंटेन हो गया। 4 होते ब्यूटेन हो जाता, 3 होते प्रोपेन हो जाता। क्लियर है? अब देखो, अगर हम देखें तो एन पेंटेन हो गया मेरे भाई। ठीक है सर, कोई समस्या नहीं। अच्छा, अब हम देखें तो अगर कार्बन 5 है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही बनना चाहिए, कोई भी यौगिक हो। लेकिन अगर हम बात करें मेरे मित्र, तो अब यहाँ पर हम एक नया स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि होगा CH3, CH और CH2 और CH3। ठीक है, और इसका ऊपर लग जाएगा CH3। बोलो, कोई दिक्कत? इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आइसोपेंटेन। पेंटेन। अब देखो, अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखो, यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कार्बन 5 है कि नहीं है? बोलो, इसका फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए? इसका फॉर्मूला C5 हो जाना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 2 7 2 9 3 12, C5H12। ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत? अब देखो, ठीक, C5H12 इसका फॉर्मूला है। ठीक, इसकी संरचना ये है। अगर हम आइसोपेंटेन को देखें तो गिनो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन, यानी कि C5 इसका भी लिख सकते हैं स्ट्रक्चर, फॉर्मूला तो सेम है। अच्छा, हाइड्रोजन गिनो कितने हैं? 3 1 4 2 6 3 9 3 12। बोलो, दोनों का फॉर्मूला सेम है। एन पेंटेन का भी फॉर्मूला सेम है, आइसोपेंटेन का भी फॉर्मूला सेम है। बात समझ में आई? एन पेंटेन का भी फॉर्मूला सेम है C5H12 और आइसोपेंटेन का फॉर्मूला भी सेम है C5H12, लेकिन दोनों की संरचनाएं क्या हैं? अलग अलग हैं। देखो, स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट है और स्ट्रक्चर इसकी संरचना डिफरेंट है, यानी कि इसकी संरचना अलग है और इसकी संरचना अलग है। इस प्रकार के यौगिक को आइसोमेरिज्म कहा जाता है या आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, आज खत्म हो जाएगा करण निषाद सिलेबस। ठीक है, क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये समझ में आ गया? ठीक, यानी कि आणविक सूत्र समान है, बिल्कुल समान है। देखो, C5H12 है, उधर भी C5H12 है, लेकिन संरचना अलग हो गई। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं, हाइड्रोकार्बन पर आते हैं। किस पर आते हैं मेरे भाई? हाइड्रोकार्बन पर आते हैं। देखो, हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन यानी कि जब, पहले बताओ ये दोनों क्लियर हो गए कि नहीं क्लियर हो गए? यस और नो बता दो मेरे भाई, बस इतना बता दो। हाँ सर, क्लियर हो गए, है ना? ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आइसोमर्स क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? और इससे पहले जो सजातीय श्रृंखला थी वो भी क्लियर हो गई। ठीक है मेरे भाई, जिनमें एक समान स्ट्रक्चर दिख रहा हो। जैसे अगर हम देखें तो एक सजाती में क्या हुआ, एक एक कार्बन बढ़ रहा है, दो दो हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। और दूसरा अगर हम देखें तो आणविक सूत्र जिसमें समान हो लेकिन संरचना अलग हो, उसे हम क्या कहेंगे? आइसोमर्स कहेंगे, समवियता कहेंगे। ठीक है, ठीक ठीक, चलिए अगला देखिए। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोकार्बन की बात करें, जब कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर यौगिक बनाते हैं, क्या करते हैं? मिलकर यौगिक बनाते हैं। मिलकर क्या करते हैं? यौगिक बनाते हैं। तो इन्हें क्या कहेंगे हम? इन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, कहा जाता। ठीक है भैया, कोई समस्या? देखो, यानी कि कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ
हाइड्रोजन एंड कार्बन are known as हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है गुरुजी। अच्छा, हाइड्रोकार्बन्स, इनके अगर हम बात करें तो इनके दो प्रकार होते हैं मुख्यतः। क्या होंगे? इसके दो प्रकार होंगे, ध्यान से समझिएगा। एक तो हो जाएगा सैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड कार्बन, ठीक है गुरुजी, यानी कि हिंदी में इनको संतृप्त यौगिक भी कहते हैं, संतृप्त यौगिक भी कहते हैं, ठीक। अच्छा, दूसरा क्या हो जाएगा मेरे भाई? अनसैचुरेटेड कार्बन, यानी कि असंतृप्त यौगिक, अनसैचुरेटेड कार्बन, कार्बन यानी कि असंतृप्त यौगिक, ठीक है मेरे भाई। कोई समस्या? असंतृप्त यौगिक 2 बजे तक चलेगी, ठीक है मेरे भाई, 1 बजे तक क्लास चलेगी, सॉरी, ठीक। अब संतृप्त और असंतृप्त को देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो संतृप्त यौगिक क्या होंगे? संतृप्त यौगिक क्या होंगे? यानी कि सैचुरेटेड कार्बन क्या होंगे? सैचुरेटेड कार्बन क्या होंगे? देखो, अगर हम बात करें तो संतृप्त यौगिक वे यौगिक हैं जिनमें एकल बंध उपस्थित हो, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध हो। क्या हो बाबूजी? एकल बंध हो, ठीक है, यानी कि सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, कार्बन एंड कार्बन। क्लियर हो गई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक। अगर हम यहां पर बात करें तो एग्जाम्पल ले लो तुम, मीथेन का ले लो CH4, दूसरा इथेन का ले लो C2H6, ठीक है मेरे भाई, एटसेट्रा, ठीक। इन्हें एल्केन भी कहा जाता है, इन्हें एल्केन भी कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है, ठीक। अच्छा, इनका अगर हम सूत्र देख लें तो सूत्र क्या हो जाएगा मेरे भाई? सूत्र हो जाएगा CnH2n+2, ठीक है भैया। सूत्र क्या हो जाएगा? CnHr2n+2, ठीक। इनका एक अन्य नाम पैराफिन भी है, इनका अन्य नाम पैराफिन भी है, इनका अन्य नाम पैराफिन भी है, पैराफिन भी है। बोलो, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यहां तक आगे बढ़ा जाए दूसरे हाइड्रोकार्बन पर। चलिए, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अच्छा, एक चीज और समझ लो, यहां पर मैंने मीथेन का एग्जाम्पल दिया, और मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्स गैस भी कहते हैं, ये भी लिख लो, इंपॉर्टेंट है, मार्स गैस भी कहा जाता है। पेपर में पूछा जा सकता है ना मेरे भाई, कहा जाता है यानी कि मार्स गैस, ठीक है। कोई समस्या? आगे बढ़े, चलो अगले कॉन्सेप्ट पर आओ। अब हम बात करेंगे असंतृप्त यौगिक के बारे में, यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड। कमेंट दिखाइए प्लीज। अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी कि असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक, ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें तो यहां पर कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड, तथा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, 3 बंध भी होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, अगर हम बात करें तो डबल बॉन्ड वाले को क्या कहा जाएगा? ध्यान से देखो, अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड वाले को क्या कहा जाएगा? डबल बॉन्ड वाले को हम
एल्कीन कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे मित्र? एल्कीन कहेंगे, एल्कीन कहेंगे। और इसका जो सूत्र होगा ना मेरे भाई, वो होगा CnH2n। अच्छा, CnH2n है, तो अगर हम देखें तो एक कार्बन रखते हैं, एक हाइड्रोजन रखते हैं, तो CH2 हो जाएगा पहला फॉर्मूला। ठीक है भाई, CH2 हो जाएगा ना? हाँ या ना प्रभु तो बोला करो। ठीक, दूसरा अगर हम देखें तो C2H4 हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा। ठीक, ऐसे जो बढ़ता जाएगा ये क्या कहलाएंगे? एल्कीन कहलाएंगे। ठीक है। हाँ मेरे भाई चंद्रशेखर, अगर आज हो गया ईंधन का चैप्टर तो आज करा देंगे, नहीं तो फिर इसको कभी एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, लेकिन अब केमिस्ट्री की रेगुलर क्लास नहीं होगी, आज ये लास्ट क्लास है आपकी। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, अगर हम ट्रिपल बॉन्ड के बारे में देखें, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में देखें तो ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? एल्काइन होता है, एल्काइन होता है। एल्काइन का सूत्र क्या हो जाएगा गुरुजी? सूत्र हो जाएगा मेरे मित्र CnH2n-2। ठीक है, CnH2n-2। अब अगर उदाहरण के तौर पर हम फार्मूला बनाए तो C1H2-2। ठीक है मेरे भाई। देखो, अगर हम इसका फॉर्मूला बनाए तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? C2H2 बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा बिल्कुल, है ना? C2H2, 2 2 दूना 4 -2, हाँ बिल्कुल बन जाएगा ना भाई। अगर हम C3 का बनाए, C3H, तो 3 दूना 6 2, C3H4 बनेगा बिल्कुल। बोलो सही है? C3 द्वितीयांश 6, 6 में से 2 गए, 4 बचे, C3H4। ठीक, अगर इसी प्रकार से C4 का बनाए, C4H, 4 दूना 8 में 2 गए, H6, एटसेट्रा, है ना? बाकी आगे तुम बना लेना। एल्किन क्लियर हो गई बात? बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है प्रभु? डन है यहां तक मामला? कॉन्सेप्ट डन, हाँ या ना? यस कमेंट करो जल्दी से, जिसमें और आगे बढ़ा जाए। ठीक है अमित कुमार यादव, क्लियर हो गया भाई? हाँ बिल्कुल, 4 दिन ज्यादा ले लो। नहीं भाई, ये आज ही होगा जो होगा। बोलो, यहां तक क्लियर है सभी का मामला? देखो, ये क्लास कठिन है मेरे भाई, इसको एक बार दोबारा रिपीट में देखना। क्लियर है? अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों क्लियर हो गए हो, संतृप्त और असंतृप्त दोनों समझ में आ गए हो, तो सभी लोग एक बार यस कमेंट करें बिल्कुल। ठीक है मेरे भाई, अविनीश, प्रताप, श्याम सुंदर, अतुल पांडे, नागेंद्र, रमेश भाई, अरे राम सिंह राज को नहीं क्लियर है। ठीक है मेरे भाई, है ना? राकेश यादव, जितेंद्र कुमार, अमीश कुमार पटेल, दीपक सैनी, अंकुर कुमार, सबको क्लियर है, बेहतरीन। ठीक है ना मेरे भाई, है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बाद बात आ गई, यहां तक तो मामला क्लियर हो गया हमारा। ठीक है मेरे दोस्त? ठीक है, निशा दीक्षित ओके, रोहन ओके। चलो भाई, अब हम बात करते हैं एल्कोहल्स के बारे में, एल्कोहल्स के बारे में। ठीक है, ठीक, एल्कोहल्स, इनका मुख्य कार्यात्मक समूह क्या होगा? मुख्य कार्यात्मक समूह क्या होगा? कार्यात्मक समूह क्या होगा? OH होगा मेरे। क्या होगा? OH होगा। एल्कोहल का मुख्य कार्यात्मक समूह क्या होगा? OH होगा। देखो मेरे भाई, मनीष यादव, तुमको नहीं क्लियर है ना मेरे भाई? दोबारा से क्लास देखना, जरूर क्लियर होगा। अगर ईमानदारी से क्लास देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। ठीक है, हाँ बहुत होता है वेटेज, अच्छा खासा होता है भैया, वो तो जब एग्जाम देने जाओगे तब वेटेज पता चल जाएगा। कार्यात्मक समूह कितना है? OH होगा, OH होगा इसका कार्यात्मक समूह। अगर हम इसका सूत्र लिखें, यानी कि अच्छा, कार्यात्मक समूह अंग्रेजी वाले समझ लो, फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा भाई OH, फंक्शनल ग्रुप OH। ठीक है सर, क्लियर हो गई बात? अच्छा,
अगर हम देखें तो दूसरा क्या कह रहा है मेरे भाई, दूसरा कह रहा है कार्यात्मक समूह OH हो गया और सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि एल्कोहल्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, एल्कोहल्स का फार्मूला CnH2n+1OH। भाई OH इसके साथ में लगाना पड़ेगा क्योंकि यही इसका कार्यात्मक समूह है और OH ही निर्धारित करेगा किसी भी कार्बन के यौगिक के रासायनिक गुणधर्म को। क्लियर हो गई बात? ठीक है दोस्त, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें तो इसके पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहला इसका मिथाइल एल्कोहल हो जाएगा, मिथाइल एल्कोहल। अरे यार क्या हो जाएगा, मिथाइल एल्कोहल। ठीक है मेरे भाई, जिसका फार्मूला होगा CH3OH। कोई समस्या यहाँ तक? ये क्या है मेरे मित्र, ये है इंपॉर्टेंट बताए दे रहा हूं, जो मुख्य हैं, जो पूछे जाते हैं। ये क्या होंगे मेरे भाई, ये रंगहीन और विषयुक्त द्रव है, और विषयुक्त द्रव है, विषयुक्त द्रव है जिसकी सुगंध शराब के जैसी होती है। कैसी होती है? शराब जैसी होती है, जैसी होती है। इंपॉर्टेंट जो है वो लिखा रहा हूं मैं, जिनसे क्वेश्चन आया है पेपर में। ठीक है मेरे मित्र, तो देखो, इट इज कलरलेस पॉइजनस लिक्विड, पॉइजनस लिक्विड एंड स्मेल्स लाइक वाइन। अब देखो, अगर हम बात करें तो इसकी प्राप्ति कहां से होती है? इसकी प्राप्ति होती है, इसकी प्राप्ति होती है लकड़ी के आसवन से, लकड़ी के विनाशकारी आसवन से, विनाशकारी आसवन से होती है, आसवन से होती है। इसलिए लकड़ी को बहुत बुरी तरीके से जलाया जाता है, पिघलाया जाता है और उससे क्या प्राप्त किया जाता है? मिथाइल एल्कोहल। और इसलिए इसे क्या कहा जाएगा मेरे मित्र? इसलिए इसे लकड़ी की आत्मा भी कहा जाएगा, लकड़ी की आत्मा कहा जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यानी कि अब अंग्रेजी वाले इतना याद रखो, नोन एज वुड स्पिरिट, बस नोन एज वुड स्पिरिट, इसे क्या कहेंगे? नोन एज वुड स्पिरिट। ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहां तक? एल्कोहल की पहली चीज क्या थी? मिथाइल एल्कोहल। इसका फार्मूला है CH3OH और इसे क्या कहा जाता है? यह इसकी प्रकृति लकड़ी के विनाशकारी आसवन से होती है, इसलिए इसे लकड़ी की आत्मा भी कहा जाता है, यानी कि नोन एज वुड स्पिरिट, याद रखिएगा। चलिए अब अगला आता है इथाइल एल्कोहल, जो दारू पीते हैं लोग, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा समझते हैं। दूसरा क्या है? इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल है ना, जो पीते हैं लोग, पेय पदार्थ है ना भाई, ये एल्कोहल। ठीक है मेरे भाई, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, यही होता है ना मेरे भाई, C2H5OH होता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अगर हम बात करें तो इसकी रिएक्शन आप ध्यान से समझिएगा। अगर हम देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ये किसके संपर्क में रिएक्ट करेगी भाई? फॉस्फोरिक एसिड के संपर्क में। देखो CH2 प्लस H2O, यानी कि पानी भी इसमें मिलाया जाएगा, किसके साथ? C2H4 के साथ। C2H4 यानी कि इथीन के साथ जब पानी मिलाया जाएगा, किसकी प्रेजेंट में? किसकी प्रेजेंट में? फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंट में, यानी कि H3
PO4, ये क्या है? फॉस्फोरिक अम्ल है, फॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा भाई? हमें प्राप्त होगा C2H5OH, यानी कि तुमको क्या मिल जाएगी? एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल मिल जाएगी, इथाइल एल्कोहल मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें तो सर सर OH के सामान्य सूत्र द्वारा कैसे OH? ठीक है, बिल्कुल बताएंगे यार चंद्रशेखर, क्यों परेशान हो दोस्त, हम तुम्हारे लिए ही तो हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ये क्या होता है? इथाइल एल्कोहल होता है। चलो अब एक चीज समझ लो, किसमें कितने परसेंट, अच्छा, यूज्ड एज वाइन, ठीक है मेरे भाई, शराब की तरह उपयुक्त होती है। ठीक है, शराब की तरह उपयुक्त होती है, बिल्कुल होती है, उपयुक्त होती है। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या यहां तक? बोलो। ठीक, इसका और किस में प्रयोग किया जाता है? कॉस्मेटिक्स बनाने में भी प्रयोग किया जाता है, कॉस्मेटिक्स, पॉलिश, है ना, परफ्यूम बनाने में भी प्रयोग किया जाता है, परफ्यूम बनाने में भी प्रयोग किया जाता है, बनाने में प्रयोग किया जाता है। 1 बजे पॉलिटी क्लास है, फ्री कर दूंगा मेरे भाई, क्यों परेशान हो? प्रयोग किया जाता। ठीक है दोस्त, यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें दोस्त, तो एक चीज यहाँ पर अब ध्यान रखना तुम, कि किसमें कितना मिक्सचर होता है। तो अल्कोहल में देख लो, जैसे ब्रांडी के बारे में बात करें, ब्रांडी, गिन और रम, इनसे ज़्यादा पूछता है, और वोडका से भी पूछता है। वोडका में कितना क्या पाया जाता है ना? मज़ा आ गई तुम लोगों को? ठीक है, विस्की भी ले लो, फिर खाली एक का है, काम चलाओगे, पूरा आनंद लो, है ना। तो इनके कभी कभी अनुपात पूछे जाते हैं कि कितने कितने परसेंट अल्कोहल मौजूद रहती है। ब्रांडी में अगर हम बात करें तो 40 से 50%, 40 से 50%। अगर गिन में बात करें तो 35 से 40%। ठीक है गुरुजी। रम में कितना होता है? रम में होता है 45 से 55%। ठीक है मेरे भाई। वोडका में कितना होता है? 30 से 40%। ठीक है। और विस्की में कितना होता है? 40 से 50%। क्लियर हो गया? इसमें इतनी मात्रा में अल्कोहल होता है, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल। ठीक है दोस्त, कोई समस्या? चलो यहां तक मामला क्लियर है? बोलो। ठीक है, चलिए यहां तक उम्मीद करता हूं मैं आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो इसका पार्ट बचा है मेरे मित्र, उसको हम अगली क्लास में जरूर कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि आपकी 1 बजे पॉलिटी की क्लास है। तो आज हम इसका समापन हम कर लेंगे किसी दिन, पार्ट 3 लगा देंगे, किस दिन पार्ट 2 लगा देंगे कार्बन का, संडे को, संडे को लगा देंगे। ठीक है मेरे भाई, संडे को लगा देंगे। लेकिन अब आपकी क्लास नहीं होगी केमिस्ट्री की, ये हुई आज की लास्ट क्लास। अब इसके जो थोड़े बहुत पार्ट बचे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, साबुन एवं अपमार्जक, 3 पार्ट बचे हैं इसके। कौन कौन से बचे हैं? एक बचा है साबुन एवं अपमार्जक बचा है। ठीक है, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल बचे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बचे हैं मेरे मित्र। और एक बचा है आपका ईंधन। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट को हम किसी दिन एक क्लास लेकर कवर कर देंगे, एक मतलब आधे घंटे में काम हो जाएगा। ठीक है मेरे मित्र। तो कठिन थी आज की क्लास, बिल्कुल 2 घंटे की थी, है ना। इतना बैठने की ना तुम्हें क्षमता है और ना इतना हमने तुमको वास्तविकता में आज तक कभी पढ़ाया है। ठीक, तो केमिस्ट्री का सिलेबस एंड हुआ, केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हुआ। मंडे से आपकी बायोलॉजी चलेगी,
मंडे से क्या चलेगी बाबूजी? बायोलॉजी चलेगी। और केमिस्ट्री का काम सेवा समाप्त हुई। आप लोगों ने बहुत शानदार तरीके से पढ़ा होगा। नहीं, कल नहीं हो पाएगा मेरे मित्र, आज हम अपने घर जाएंगे, इस कारण कल हम उपलब्ध नहीं रहेंगे, इसलिए कल नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। उसी टॉपिक में हम रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन आते नहीं है, कोई मतलब नहीं। ठीक है मेरे भाई। और मनीष बघेल रेडियो एक्टिविटी आप देखोगे तो मॉडर्न फिजिक्स में भी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन अगर आपका है इच्छा तो बिल्कुल हम एक क्लास में कवर कर लेंगे रेडियो एक्टिविटी, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं आते रेलवे में ज्यादा। ठीक है भैया, ठीक। चलिए, अब नहीं होगी क्लास मंडे से। ठीक है, सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया हमारा। हमने आपको सारे टॉपिक पढ़ा दिए जो आपके पेपर के लिए जरूरी हैं। केवल ये 3 पॉइंट बचे हैं, साबुन एवं अपमार्जक, कार्बोक्सिलिक अम्ल और ईंधन। ठीक है मेरे मित्र, बोलिए ठीक। और आपको क्लास कैसी लगी, बिल्कुल आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर बताएंगे मैसेज करके कि कैसी लगी। ईमानदारी से, मेहनत से पढ़ते रहिएगा, हमेशा आगे बढ़िएगा, सिलेक्शन के लिए तैयारी कीजिएगा, क्योंकि अंत में आपका सिलेक्शन ही आपका साथ देगा। ना मैं साथ दूंगा, ना आपके रिश्तेदार साथ देंगे, ना आपके घर वाले, यहाँ तक आपके माता पिता भी आपका साथ जीवन भर नहीं दे सकते। ठीक है मेरे भाई। अब आज से सिलेबस कंप्लीट, अब तुम हमें नहीं देखोगे। क्यों? देखो, हर एक चीज का समय निश्चित है, और अगर आपने सिलेक्शन पा लिया या कुछ भी अचीव कर लिया तो दुनिया खुद आपसे बॉन्ड बनाएगी, बंध बनाएगी। लेकिन अगर आप किसी लायक नहीं हो, असहाय हो, हेल्पलेस हो, तो आप अकेले ही रहोगे। याद रखिएगा, संघर्ष जो होता है मेरे मित्र, संघर्ष हमेशा अनाथ होता है और सफलता के कई रिश्तेदार होते हैं। तो इसलिए आप अपने आप को सफलता की ओर लेकर जाइए। और जो बच्चे ये कह रहे हैं कि नहीं समझ में आता है, तो बहुत अच्छी बात है, तुम ये निश्चित कर रहे हो बार बार कि तुम समझना नहीं चाहते। और दूसरी चीज, एक चीज ये मान लो, अच्छी चीज है तुम्हें नहीं समझ में आया, मुझे इस बात की खुशी है कि 1000 बच्चों को तो समझ में आ गया ना, और बच्चों को, वो तो आगे बढ़ गए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेहनत करो दोबारा से, बाकी जैसी आपकी इच्छा। ठीक, कोई दिक्कत? तब तक सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, जय हिंद।